तो आज कवर स्टोरी में बात होगी चार खबरों की, चार बड़ी खबरें। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। क्या सचिन वजह बन गए हैं सरकार के संकट की वजह? देखेंगे कि कैसे वजह में उलझे सरकार, क्या देशमुख का इस्तीफा होगा। फिर बात करेंगे मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी सख्ती की। महाराष्ट्र में कोविड ने तोड़ दिया है 2020 का रिकॉर्ड, क्या कारण है? बात करेंगे 3 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के एजेंडे की, और इसके साथ ही देखेंगे कि खेल के मैदान में अंपायर के सॉफ्ट सिग्नल पर क्यों मचा है घमासान। पहली खबर स्टोरी महाराष्ट्र से। एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार से शुरू हुई जांच की आंच अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक पहुंचती दिखाई दे रही है। इस मामले में गिरफ्तार हुए सचिन वजह के चलते उद्धव सरकार पहले ही सवालों के घेरे में है। अब यह मामला अनिल देशमुख की कुर्सी भी छीन सकता है। आइए सबसे पहले मामला आपको समझाते हैं। दरअसल सचिन वजह मामले में अनिल देशमुख को हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। अनिल देशमुख ने आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की दिल्ली में, और मुलाकात के दौरान देशमुख ने शरद पवार को सचिन वजह मामले में जांच की अपडेट दी। इसके साथ ही दूसरे मामलों पर भी बात हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर आ रही है उसके मुताबिक शरद पवार अनिल देशमुख के कामकाज से खासे नाराज हैं। उन्होंने अनिल देशमुख का रिपोर्ट कार्ड भी देखा। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि अनिल देशमुख को उनके पद से हटाया जा सकता है। शरद पवार से मुलाकात के बाद अनिल देशमुख ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने बताया कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई है। पहली बार उन्होंने माना मनसुख हिरेन उस कार के मालिक थे जो एंटीलिया के बाहर मिली थी। सचिन वजह मामले में देशमुख ने कहा कि मामले की जांच हो रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुकेश जी अंबानी, इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे, और दूसरा जो मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो क्या परमवीर सिंह के बाद अब बारी है अनिल देशमुख की? इसकी अटकलें तेज है महाराष्ट्र की राजनीति में। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इस बात की अटकलें तेज है, लेकिन ये अटकलें क्यों, क्या वजह है, क्यों अनिल देशमुख की कुर्सी खतरे में? आपको समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कुछ ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, सचिन वजह मामले में अनिल देशमुख पर काफी दबाव पहले से बन रहा था। इस दबाव की वजह क्या है, आखिर क्यों इस पूरे मामले में अनिल देशमुख अब सेंटर में आ गए? देखिए, अनिल देशमुख के परफॉर्मेंस से लगातार नाराज हैं शरद पवार। एनसीपी कोटे से हैं गृह मंत्री, और पवार क्योंकि सुप्रीमो है इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को लेकर खासे नाराज। सचिन वजह केस को हैंडल करने को लेकर नाराज है। जिस तरह से हैंडल किया, ऐसा लगा कि पूरी तरह से केक वॉक मिल गई है विपक्ष को, खासकर देवेंद्र फडणवीस को। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? देखिए, विधानसभा सत्र में वजह मामला जब उठा तो उसके पक्ष में कुछ बोल ही नहीं पाए। सारे के सारे फैक्ट्स देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे और देशमुख साहब के पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा था नहीं, वो सिर्फ कार्रवाई की बात कर रहे थे। जबकि सत्र में फडणवीस ने फैक्ट पेश किए, बहुत एग्रेसिव तरीके से देशमुख के सामने सारे फैक्ट्स रखे और देशमुख बचाव नहीं कर पाए सरकार का। पुलिस पर कंट्रोल ना होने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि विधानसभा में खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस ने तो यह कह दिया था कि आपके अधिकारी आपको ब्रीफ नहीं कर रहे हैं, मेरे पास सारे फैक्ट्स हैं। तो पुलिस पर क्या कंट्रोल खो गए थे देशमुख साहब? इस पर सवाल उठ रहे हैं। और अंदर खाने शिवसेना भी गृह मंत्री को हटाने की मांग कर रही है। क्यों ऐसा कर रही है, यह आपको आगे बताते हैं। दरअसल शिवसेना यह नहीं चाहती कि इस पूरे मामले में सिर्फ वही टारगेट आए। जब सरकार सब मिलकर चला रहे हैं तो फिर जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिवसेना नहीं चाहती कि वजह मामले में सिर्फ उसको ही जिम्मेदार माना जाए, इसलिए गृह मंत्री पद से हटें, ऐसा कुछ शिव सैनिक भी चाहते हैं। यह अंदर खाने की बात है। वजह मामले में विपक्ष लगातार सीएम के इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे में अगर अनिल देशमुख का इस्तीफा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर भी दबाव जो है वो कम होगा और विपक्ष कहीं ना कहीं शांत होता नजर आएगा। यही है ये पूरे मामले का एनालिसिस, क्यों
अनिल देशमुख सेंटर में आ गए हैं। मेरे साथ राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या वाकई में अनिल देशमुख की कुर्सी जा रही है? देखिए, अगर इस सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो अनिल देशमुख मुश्किल में जरूर हैं, क्योंकि पिछले दिनों से अगर जब भी देखा जाए कि अनिल देशमुख के कार्यकाल के दौरान जो भी मामले हुए हैं उसमें सीधे सीधे गृह मंत्री कटघरे में आ गए हैं। या तो पहला पालघर मॉब साधुओं की हत्या हो, इसके बाद दूसरा सुशांत सिंह का आत्महत्या वाला केस हो, इसके अलावा अगर देखा जाए हाल फिलहाल में तो टीआरपी वाला केस हो, उसमें भी अनिल देशमुख का जो बयान और बाकी जो चीजें सामने आई उसमें कटघरे में घिरते चले गए। इस बात को लेकर जरूर आशंका लगाई जा रही है कि क्या अनिल देशमुख की विदाई हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख आनंद फानंद में यहाँ मुंबई से दिल्ली पहुंचे और अपनी सफाई देने पहुंचे, जिस तरीके से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सामने अपनी हर बात को रखने की कोशिश की, अपने कार्यकाल के दौरान अपनी बातों को या अपने उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं इस बात को लेकर कहीं कोई गुंजाइश नहीं रही कि इस बात को लेकर कहीं कोई सामने बात आई। लेकिन हाँ, जिस तरीके से बयान आया, सबसे पहला बयान जब परमवीर सिंह के हटने के बाद अनिल देशमुख ने कहा कि ये कोई सामान्य सा ट्रांसफर नहीं है, इसमें जिस तरीके से गलती की गई थी वो गलती क्षम्य नहीं थी, क्षमा करने लायक नहीं थी, इसलिए वो परमवीर सिंह का। राजीव, क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों में सब कुछ ठीक ठाक है? कहा यह जा रहा है कि अब इन तीनों में भी बहुत ज्यादा अब एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहा। देखिए, शुरुआती दौर से जब से अनिल देशमुख गृह मंत्री का कार्यभार संभाला है तब से शिवसेना की आंख की किरकिरी रहे हुए। शिवसेना और इनके बीच में हर कुछ सामान्य नहीं रहा है। भले ही किसी का ट्रांसफर हो, किसी का पदोन्नति हो और किसी भी गृह विभाग से किसी को लेना और अलग अलग डालना हो, उसमें इन्होंने कभी भी शिवसेना का साथ मिलकर काम नहीं किया था। हालांकि ये बराबर कहते रहे हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री के अंडर में सारी चीजें हैं, मुख्यमंत्री से कई बात इन्हें बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से शिवसेना ने आरोप लगाया है, ये हर तरह का फैसला अपने तरफ से लिया जा रहा है। तो इस बात से देखा जाए तो आपस में दोनों पार्टियों में कोई बहुत ज्यादा बन नहीं रहा है। ऊपर से जिस तरीके से कांग्रेस ने भी कई बार बात कही है, हाल ही में अगर देखा जाए तो अनिल देशमुख का बयान था इसमें, जब किसान आंदोलन के विरोध में कई जो सेलिब्रिटीज ने अपने ट्वीट किया था, तो उस ट्वीट की जांच कराने की बात हुई थी। उसका विरोध शिवसेना में भी हुआ था, उसका विरोध कांग्रेस की तरफ से भी हुआ था। तो ये चीज तीनों मिलाकर देखा जाए तो आपस की में कमी तीनों दलों में फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं है। एक तो दबाव है, बीजेपी का जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव है देवेंद्र फडणवीस। अब ऐसे में क्या वाकई में अनिल देशमुख की कुर्सी से यह पूरा मामला शांत होगा, यह फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो महाराष्ट्र से ही है और वहां पर कोरोना के मामले विकराल रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, आलम यह है कि आंकड़े तेजी से 2020 वाले दिनों की तरफ न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो पिछले साल के पीक का रिकॉर्ड टूट चुका है। सबसे पहले देखते हैं, पूरे देश का हाल भी देख लेते हैं और महाराष्ट्र की बात भी करेंगे। हालात क्या हैं यह देख लेते हैं सबसे पहले कवर स्टोरी में। देश में हर दिन रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना के 39,726 यानी कि 40,000 ही मान के चलिए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मौत हो गई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,15,14,000 के पार हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 2,71,000 के पार पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना से 1,59,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना का सबसे बुरा हाल अगर कहीं है तो वो है महाराष्ट्र में, जहां लगातार केसेस बिगड़ रहे हैं। और इन हालातों को देखते हुए मुंबई में बीएमसी ने अब तक का सबसे कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में सोमवार से अगर आप मॉल में जाना चाहते हैं तो आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। नेगेटिव रिजल्ट आएगा तभी एंट्री मिलेगी। बीएमसी ने कहा है कि मुंबई में सभी मॉल्स में सैंपल लेने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। बीएमसी ने साफ किया कि टेस्ट का खर्च या तो मॉल देगा या फिर विजिटर को उठाना पड़ेगा। अगर आप कोरोना नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लेकर आते हैं तो आपको मॉल में सीधे एंट्री मिलेगी, लेकिन बिना टेस्ट के मॉल में आप नहीं जा पाएंगे। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट सिर्फ 72 घंटों के लिए वैलिड मानी जाएगी। बीएमसी ने मुंबई में फिलहाल लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की संभावना से इनकार किया है। बीएमसी ने कहा है कि वो बेवजह बाहर घूमने वालों पर भी सख्ती करेगी।
मॉनिटरिंग करेगी, बस स्टॉप, पब्लिक पार्किंग प्लेसेस जैसी जगहों की कड़ी निगरानी होगी। अब सवाल यह है कि मुंबई में इतनी सख्ती लगाने की आवश्यकता आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों आखिर मुंबई में ऐसे मामले सामने आए हैं? तो देखिए, ताजा मामले जो मुंबई के सामने आए हैं वो हैं 3000 से ज्यादा केस। लगातार मुंबई में ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको ओवरऑल पिक्चर मुंबई की कुछ ग्राफिक्स के जरिए। तो ताजा आंकड़े जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 3000 से ज्यादा नए केसेस। कोरोना की शुरुआत से अब तक के सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में नजर आए। मुंबई से पहले जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। 11 सितंबर 2020 को 23,179 केसेस आए थे महाराष्ट्र में। ये पीक था 2020 का, लेकिन बीते 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। ये अब का पीक है और ये पिछली बार से ज्यादा है, यानी कि जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ है तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में। देश भर के कुल केसेस में 60% महाराष्ट्र से हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 21% पहुंच गई है, जो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता हुआ, और मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा चिंता का सबब 2.22%। पूरे देश का अगर देखें 1.5% से नीचे है, लेकिन महाराष्ट्र में 2% से ऊपर मृत्यु दर, ये जबरदस्त चिंता बढ़ाता हुआ। महाराष्ट्र में जो आर नंबर है वो 1.34 हो गया है। आर नंबर में ये देखा जाता है कि ये 1 से ऊपर है या नहीं है, और अगर ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो माना जाता है कि हालात खराब हैं। तो महाराष्ट्र में आर नंबर का जो आंकड़ा है वो भी चिंताजनक स्थिति में बयां करता हुआ। तो इस तरह से पूरे महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो विकराल है। देश के करीब 10 सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिले हैं उनमें से 9 महाराष्ट्र में हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर अब लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और खास तौर से मुंबई में अब जो फोकस आया है उसको लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। बीएमसी ने अब मुंबई को लेकर क्या फैसला किया ये भी बताते हैं, खास तौर से मुंबई में किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, मुंबई जो है कोरोना का गढ़ बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में लग रहा था कि मुंबई में स्थिति संभल रही है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े अब आ रहे हैं चिंताएं बढ़ रही हैं। 7 अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 3000 से ज्यादा केसेस अकेले मुंबई में सामने आए हैं। 24 घंटे में एक महीने में 31,000 से ज्यादा केसेस आए हैं अकेले मुंबई की हम बात कर रहे हैं। बीएमसी ने क्यों फैसला लिया कि बिना रिपोर्ट के मॉल नहीं जा पाएंगे? मुंबई में मृत्यु दर 3.27%। याद कीजिए, महाराष्ट्र में अभी हमने आंकड़ा दिखाया था 2% से ज्यादा था, अकेले मुंबई में 3% से ज्यादा है। महाराष्ट्र की मृत्यु दर 2.22 और मुंबई की 3 से ज्यादा। डेली पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो 13% हुआ है। तो ये आंकड़े ये बयां करते हैं कि मुंबई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब देखिए, वैक्सीनेशन का हाल भी देखिए। फिलहाल वैक्सीनेशन जो है वो 40,000 प्रतिदिन हो रहा है, और जो आंकड़ा है, जो टारगेट रखा गया है सीएम की ओर से, उद्धव ठाकरे साहब ने जो कहा था, वो कहा था 3 लाख प्रतिदिन की आवश्यकता है। अगर 3 लाख के सापेक्ष 40,000 हो रहे हैं तो वैक्सीनेशन की स्थिति भी बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। डॉक्टर राहुल पंडित, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से 3000 से ज्यादा केसेस सर अकेले मुंबई में, क्या आप भी कहेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि सिचुएशन जो है पूरी कंट्रोल में है, क्योंकि हमारी बहुत चिंता है कि ये सिचुएशन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर सिचुएशन को जो है कि टेस्ट कितने हुए इसमें भी हमको देखना है। तो टेस्ट जो रेट है अभी, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, वो 13% है। अभी जो हमने जो रिसेंट मीटिंग की है उसमें बीएमसी जो है टेस्ट अपना करीब करीब 40,000 तक बढ़ाएगी। और अभी जो ये नंबर दिख रहे हैं वो हमारे जो 25,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इस वजह से भी हमको जो है नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। और कभी भी नंबर्स बढ़ते होंगे तो कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि कंट्रोल में सिचुएशन है करके, क्योंकि नंबर्स कभी भी कम होते तब आदमी कहता है कि कंट्रोल में सिचुएशन है। पर ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव पेशेंट जो आ रहे हैं उसमें सिम्टोमेटिक कितने हैं और एसिम्टोमेटिक कितने हैं, और बेसिकली जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन कितनों को लग रहा है। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट की संख्या अभी भी जो है वो एसिम्टोमेटिक के कंपैरिजन में कम है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग पॉजिटिव है। जब भी उनका टेस्टिंग हो रहा है या तो कांटेक्ट की वजह से या तो फिर सर अभी बेड्स वगैरह की क्या स्थिति है आप लोगों के हिसाब से? प्राइवेट अस्पताल से देखा, ये इस वक्त के जो केसेस है वो ज्यादातर बिल्डिंग से और मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय की श्रेणी के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो प्राइवेट अस्पताल के बेड काफी भर चुके हैं। अभी करीब करीब 80 to 90% ऑक्यूपेंसी प्राइवेट अस्पताल के बेड्स में दिख रही है। और बाकी के जो बेड्स हैं उसमें अभी भी ऑक्यूपेंसी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है।
सर, पर जिस हिसाब से अर्थात मामले बढ़ रहे हैं, आप लोगों की तैयारी है अगर 3000 से ज्यादा भी मामले खुदा ना खास्ता सामने आए तो? बिल्कुल इसके लिए जो है आदरणीय सीएम सर ने कल ही परसों 2 दिन लगातार मीटिंग की है, जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है बेड्स के लिए, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों अस्पतालों में और जंबो सेंटर्स में जो है पूरी पहले से जो थी 80-20 का जो हमने रेशो लगाया था, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो बताया था कि आप अपने बेड्स और आईसीयू बेड्स खोलिए, और जो जंबो सेंटर्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स में था वो हम लोग उस रेशो में वापस जाने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी जा चुके हैं वापस। दूसरी बात ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो मनुष्य बल, जो मैन पावर लग रही थी पहले, वो भी अभी पूरी तरह से वापस रिस्टोर की जा रही है, क्योंकि कई कई कोविड सेंटर्स में जो खासतौर जो जंबो सेंटर्स थे उनमें बहुत ही कम, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि अब सिचुएशन मुंबई में आ गई है सख्ती बढ़ाने की, ट्रांसपोर्टेशन पर, नाइट कर्फ्यूज, इस तरह के कुछ फैसले आप ले सकते हैं? तो ये जो कर्फ्यू का फैसला हो या लॉकडाउन का फैसला हो या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला, बट साइंटिफिकली अगर आप मुझे पूछो तो हमको सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को ना सिर्फ कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बल्कि एक दूसरे से अगर मिलना की जरूरत नहीं है तो उन्होंने अभी वर्चुअल का जो माध्यम है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफिस में अगर जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर ऑनलाइन काम कर सकते हो तो ऑनलाइन काम करना चाहिए। यस, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिनको कि वहां पे फिजिकली जाना पड़ता है, तो जब भी वो जाते हैं तो उनको पूरी तरह से एहतियात बरत के मास्क पहन के जाना है। और अगर आप किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो खुद जाके टेस्ट करा लीजिए या डॉक्टर को जाके रिपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि मेरे को जब सिम्टम्स आएगा तब हम देखेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स आने के एक यानी कि बिल्कुल, यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी आपको जागरूक होने की जरूरत है। और आप बता रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप ये जरूर मानते हैं कि मुंबई में अब सख्ती बढ़ाने के दिन आ गए हैं। अब इस पर फैसला क्या लेती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सर। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और अब बात एक और कवर स्टोरी की, बात करते हैं भारत पहुंचे अमेरिका के दूत की। जी हां, अमेरिका की बाइडेन सरकार लगातार भारत के साथ संबंध मजबूत करने में जुटी हुई है। कुछ दिनों पहले क्वाड देशों की वर्चुअल बैठक में भी बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए, काफी गर्मजोशी दिखी। अब बाइडेन प्रशासन में रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन भारत पहुंचे हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आज 3 दिनों के भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी अमेरिकी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। अपने दौरे के दौरान लॉयड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई लोगों से मिलेंगे। इस दौरे के दौरान कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अमेरिका के रक्षा सचिव का यह दौरा चीन के आक्रामक रवैये को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो है, अमेरिका रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी बात कर सकता है भारत के साथ। इसके अलावा 114 फाइटर जेट खरीदने का प्लान भी है भारत के साथ, इस पर बात भी चल रही है। देखते हैं कि इस पर क्या बात आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ 30 मल्टी मिशन आर्म्ड प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने पर भी बात चल रही है, जिसकी भारत को बहुत जरूरत है। लेकिन इस बीच बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। क्या अमेरिकी रक्षा सचिव का यह भारत दौरा दोनों देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा? इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एजेंडा क्या है, रक्षा मंत्री ऑस्टिन का एजेंडा क्या है भारत का, वो आपको समझाते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों का जहां तक जिक्र है और आज का ये जो दौरा है ऑस्टिन साहब का, उसके बाद भारत और अमेरिका रक्षा संबंधों को सबसे पहले मजबूत करना सबसे प्राइम होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी खरीद हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनमें आगे बढ़ना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई शक्ति पर रणनीति बनेगी। हमने जैसा आपको बताया क्वाड की बैठक में इस पर खास तौर पर चर्चा हुई थी, स्पष्ट तो नहीं हुई लेकिन एजेंडे में यह बात भी होगी। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा भी मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका वहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन फिलहाल हालात वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका हर कोई जानता है कि रीजनल लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या बात होगी देखना होगा। रूस से S-400 ये सबसे प्राइम फोकस रहा है दोनों देशों के बीच चिंता को लेकर, लेकिन इस पर क्या होगा ये भी देखना होगा। S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीदने पर जो बात है उस पर अमेरिका की भी चिंताएं हैं। अब जरा फटाफट से बताते हैं S-400 पर अमेरिका की चिंताएं क्या है और S-400 की रक्षा सौदा जो है वो है क्या। देखिए, 2018 में
5 S-400 के लिए रूस के साथ भारत ने करार किया था। क्यों किया था हम सब जानते हैं। हमारी रक्षा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं। वायु रक्षा प्रणाली के लिए यह सौदा $5 अरब का है और दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। इसलिए भारत ने रूस के साथ एक करार किया था। क्यों किया था? चीन और पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, हमको अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए जरूरी है। और कुछ ही महीनों में इस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। पिछले साल रक्षा मंत्री ने भी कहा था, रूस से गुजारिश की थी कि इसको जल्दी से जल्दी आप हमें दें, तो इसमें बहुत जल्दी एस्केलेशन भी दिख सकता है। लेकिन अमेरिका क्यों इससे चिंतित है, यह भी जरा फटाफट समझ लीजिए कि अमेरिका क्यों कह रहा है कि नहीं, ये डील नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, बाइडेन रूस को दुश्मन नंबर 1 बता चुके हैं। आजकल भी दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम ये सौदा रूस से कर रहे हैं, तो अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस से भारत ये डिफेंस सिस्टम खरीदे, क्योंकि पुतिन और बाइडेन के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। इसके अलावा रूस से हथियार खरीदने वाले देशों को प्रतिबंध लगाने की धमकी लगातार अमेरिका देता रहा है। क्यों देता रहा है, यह आप जानते ही हैं। रूस और अमेरिका के बीच में जो तनातनी है, वहां का एक नियम है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसके तहत प्रतिबंध की धमकी बार बार भारत को दी जाती रही है। सीधी तो नहीं मिली, लेकिन परोक्ष रूप से ये बता दिया जाता है। रूस से क्यों नाराज रहता है? यूक्रेन, क्रीमिया, सीरिया, जो रूस की भूमिका रही है। इसके अलावा अमेरिका में जो इंटरनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, उनमें रूस की भूमिका को लेकर अमेरिका नाराज रहता है। और इतना नाराज है कि S-400 की खरीद को लेकर नाटो का सदस्य देश तुर्की को भी नहीं छोड़ा था अमेरिका ने, उस पर प्रतिबंध लगाए थे। तो भारत पर क्या दबाव बन सकता है? रविंदर सचदेव साहब, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह की चुनौती S-400 केस में हमें अमेरिका से मिलेगी? क्या ऑस्टिन साहब कोई दबाव लेकर आ रहे हैं अमेरिका से? हाँ, बिल्कुल, वो दबाव लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट अपनी सरकार, और आप देखिए कि उनकी जो कांग्रेस है, वहां के सेनेटर्स जो हैं, वो उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है कि भारत को S-400 रशिया से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि रशिया को अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं। तो वो डेफिनेटली दबाव लेकर के आ रहे हैं। परंतु इसका काउंटर दबाव भी है भारत के पास, और काफी लंबे समय से ये डील चल रही है। और पिछली सरकार जो अमेरिका की थी, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो भी समझ रही थी। तो चांसेस तो मोस्ट प्रॉब्ली हैं कि इस डील को लेकर के अमेरिका हम पे एज सच सैंक्शंस नहीं लगाएगा, परंतु दबाव बहुत होगा। और इसका एक और हो सकता है, फिर यहां पर वो हमसे, चलिए माने हमें S-400 लेने दे, राइट, बट इसकी जगह वो हमसे कुछ और नेगोशिएट करेंगे। देखिए, दुनिया में गिव एंड टेक है। अगर वो हमें S-400 लेने के लिए वेवर दे देते हैं, जैसे कि, राइट, क्योंकि अभी तो रशिया से जो भी परचेस करेगी देश, कोई भी देश, उस देश के ऊपर भी अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। अमेरिका का ये कानून है। तो अगर भारत को उसे वेवर देना है, हमें एग्जेम्पशन देनी है, तो अमेरिका कहेगा ठीक है, देखिए मैं आपसे एक ये फेवर कर रहा हूं, आप इसके बदले मेरे को वहां पर कुछ फायदा दीजिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी पेचीदा सी, बट होपफुली ये पॉजिटिव जाएगा इसका आउटकम। और भारत को एक ही नजरिए से देख रहा है अमेरिका, या सिचुएशन अलग है? नहीं, भारत को काफी, इनफैक्ट यू आर राइट, भारत को अमेरिका बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक ओवरऑल नजरिए से देख रहा है। देखिए, अभी क्वाड की मीटिंग हुई है, तो अमेरिका तो भारत को फुल्ली ये चाहता है कि आप हमारे साथ मिलके इंटर ऑपरेशनल आ जाओ। इनफैक्ट अभी जो मीटिंग्स होंगी, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा केवल यही नहीं कि ड्रोन्स की खरीद का होगा इत्यादि का, परंतु ये है कि दोनों देशों की आर्मीज या मिलिट्री या नेवी मिलके कैसे ऑपरेट करेंगी, वो एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए फ्यूचर की वॉर्स, नेटवर्क सेंट्रिक, AI, ड्रोन्स इत्यादि, तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा मैं तो कहूंगा इस विजिट का वो ये भी है कि दोनों देशों की सारी तीनों फोर्सेस, भारत की और अमेरिका की, कैसे मिलजुल के इंटेलिजेंस शेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग, कम्युनिकेशन शेयरिंग इत्यादि करेंगी किसी भी थ्रेट को लेकर के। और आज ऑस्ट्रिया में सर अमेरिका और चीन की बैठक हुई है विदेश मंत्रियों की, काफी तू मैं हुई, नोकझोंक हो गई वहां पर। तो ऐसे में ऑस्टिन साहब नहीं चाहेंगे कि हम भारत को नाराज करें, क्योंकि चीन से अगर टक्कर लेना है तो भारत की जरूरत है आपको। हाँ, नहीं, बिल्कुल वो नहीं चाहेंगे, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहेगी। परंतु अब देखिए, अमेरिका की सिचुएशन ये हो जाती है ना, अमेरिका कहता है ये तो हमारा कानून है, ये हमारी कांग्रेस ने कानून बनाया हुआ है। अब बाइडेन की जो सरकार है वो कहती है कि हमारी पार्लियामेंट का यह कानून है, तो जो एग्जेम्पशन देनी होगी वो अमेरिकन कांग्रेस को देनी होगी। तो मामला वहां फंस जाता है। बाइडेन गवर्नमेंट तो चाहती है डेफिनेटली भारत के साथ बहुत कुछ अभी आगे जाकर के चीजें बनने वाली हैं अमेरिका की, परंतु इस S-400 को लेकर ये मामला थोड़ा टेढ़ा फंसा हुआ है इस समय।
क्योंकि ये जो सैंक्शंस है ये वहां की पार्लियामेंट का कानून है, जैसे आप मानिए यूएस कांग्रेस का। तो इसमें अगर अमेरिकी सरकार चाहे भी तो वेवर नहीं कर सकती, क्योंकि वहां की जो कांग्रेस है वो मोशन मूव कर देगी कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस होने चाहिए। तो इसका तोड़ तो यही निकलेगा कि अमेरिकन सरकार अपनी कांग्रेस को परसुएड करे कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म बहुत ही, यानी कि बाइडेन को अब एक कदम आगे जाके कांग्रेस को यह समझाना होगा कि क्यों S-400 के मामले में भारत को छूट दी जा सकती है, उसके हित क्या होंगे, और अगर ऐसा होता है तो भारत को जाहिर तौर पर एक अपर हैंड जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र साहब इस तमाम चर्चा के लिए आपका। तो ये थी हमारी कवर स्टोरी नंबर 3। अब है कवर स्टोरी नंबर 4 जो है खेल के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच कल खेले गए चौथे T20 मैच में तब बवाल खड़ा हो गया जब अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल के तहत 2 भारतीय बल्लेबाजों को आउट दे दिया। सूर्य कुमार और वॉशिंगटन सुंदर को यह आउट दिए गए। अंपायर के इस फैसले के बाद सॉफ्ट सिग्नल पर बवाल खड़ा हो गया है। इस मामले पर अब विराट कोहली ने भी गुस्सा जाहिर किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि नियमों को आसान बनाने की जरूरत है ताकि अहम मुकाबलों में किसी भी टीम को इसकी वजह से खामियाजा न भुगतना पड़े। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मुझे सच में समझ में नहीं आता कि अंपायर के पास मुझे नहीं पता, आई डोंट नो का ऑप्शन क्यों नहीं है। कोहली ने कहा कि इस तरह का फैसला मैच का नतीजा पलट सकता है। मैच के तीसरे अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को सॉफ्ट सिग्नल के तहत आउट दिया, उनका फैसला क्रिकेट विश्लेषकों के गले नहीं उतर रहा है। और हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर क्रिकेटर और क्रिकेट मामलों के जानकार राजेंद्र अमरनाथ साहब जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये प्रॉब्लम क्यों है सर, हम इसको क्यों रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं अब तक, और क्या वाकई में रिव्यू कर लेना चाहिए सॉफ्ट सिग्नल को? देखिए, ऐसा है, जब आपने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्रिकेट में आप ले आए हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 100% परफेक्ट कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, और यहाँ पर भी ये देखा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अंपायर ने, वहाँ पे कुछ ज़्यादा थे डाउट्स। तो अंपायर्स को एक आईसीसी को बुलाकर कुछ बातचीत करनी चाहिए, इसका कुछ हल निकालना चाहिए। जो आइडिया था टेक्नोलॉजी को लाने का, क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जाती थी, बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे कि पहले न्यूट्रल अंपायर आएंगे क्योंकि खेल में थोड़ा सा न्यूट्रलिटी आ जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जब इंट्रोडक्शन हुआ है, फ़ायदा भी मिला है और नुकसान भी मिला है। तो ये चीज़ यहाँ पे आईसीसी को देखनी पड़ेगी, इसमें किस तरह का सुधार लाया जाए। तो सर, ये आईसीसी के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? क्या आईसीसी के अंदर बात चलती है? क्योंकि अंपायर्स कॉल, सॉफ्ट सिग्नल, ये कोई नए विवाद नहीं है, लगातार हो रहे हैं। कई मैचेस में विवाद हुए, कैप्टन जो है वो खुल के कह चुके हैं कि प्लीज रिव्यू कीजिए, पुराने खिलाड़ी कह चुके हैं प्लीज रिव्यू कीजिए। तो आईसीसी क्यों नहीं रिव्यू कर रहा है? ये ऐसा होता है, जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी का या नए रूल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिली है, और ये वन ऑफ दोस टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं। शुरू में दिक्कत है, अंपायर्स को भी नहीं मालूम कि किस तरह से निर्णय लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ऑथेंटिसिटी जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। मेरा तो ये मानना है कि क्रिकेट को जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना ही बेहतर रहेगा। आप पुराने समय में जाएं तो ऑन फील्ड अंपायर्स के पास ज़्यादा पावर होती थी, आजकल वो पावर उनसे छीन ली गई है। बिल्कुल सही आपने कहा। टेक्नोलॉजी आती है सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद अगर आप और कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेहतर है, जैसा आपने कहा, कि सरल कर लिया जाए मामलों को, वापस बेसिक्स पर जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, इस विश्लेषण के लिए। चलिए, तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरीज, और फटाफट से अब देश की कुछ और अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1140 नए केसेस आए हैं, 7 मरीजों की मौत हुई है। अहमदाबाद में शनिवार रविवार को मॉल और मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे कोरोना को देखते हुए। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र की अपील, व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकिए। 21 मार्च से असम दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, 5-6 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। तिनसुकिया में राहुल गांधी बोले, बीजेपी असम को नागपुर से चलाना चाहती है। राज्यसभा में राजस्थान फोन टैपिंग केस की गूंज, भूपेंद्र यादव ने उठाया मसला। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार यादव को भी जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को लगातार चौथी चुनावी जीत के लिए बधाई दी है।
आप देख रहे हैं इंडिया 360 बात बाजार की। 5 दिन की लगातार बिकवाली आज रुक गई। आज सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट भागा है। निफ्टी में भी करीब 186 अंकों की तेजी रही, मगर दिलचस्प यह है कि निफ्टी निचले स्तरों से करीब 400 पॉइंट चढ़ा है। अच्छी बात यह भी है कि आज की तेजी में शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा हाथ नहीं था, यानी कि यह तेजी पूरी तरह से नई खरीद के बूते आई है। और दिन भर का हाल ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता के पास। कुशल, बताइए आज मार्केट का एक्शन। जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में जो पिछले 5 दिनों से गिरावट का दौर चल रहा था वो थमता हुआ दिखा, और यहाँ पर आज के दिन बाजारों में शानदार मजबूती के साथ ये क्लोजिंग करते हुए नजर आए। निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में एनटीपीसी, साथ ही HUL, पावर ग्रिड जैसे शेयर शामिल थे। इसके अलावा अगर जो गिरने वाले शेयरों की बात करें तो वहाँ पर L&T, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। पर सेक्टर स्पेसिफिक्स देखेंगे तो FMCG सबसे बढ़िया गेन्स इसने दिखाए, तो HUL के अलावा ITC, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो है काफ़ी बेहतरीन तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। और मेटल स्पेस में भी अच्छा खासा रुझान हमें देखने को मिला, जिसमें APL, अपोलो ट्यूब्स लगातार 1-2 दिन से तेज़ी जो बना रहा था, यहाँ पर फिर से आज के दिन में भी तेज़ी बनती हुई नजर आई। PSU स्पेस में अगर आप पावर ग्रिड को छोड़ दें तो उसमें उसके अलावा कॉनकोर, NHP जैसे स्टॉक्स में बेहतरीन अपमूव आज के सत्र में बना, और कुछ एक न्यूज़ बेस्ड एक्शन वाले स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेज़ी और अच्छी गिरावट भी हमें देखने को मिली। जिसमें तेज़ी में अगर आप देखें तो आरती ड्रग्स जो बायबैक का ट्रिगर बना और वहां पर जो प्राइसिंग आई उसके बाद 13-14% का उछाल इसने लगाया। और BMC के जो नए रूल्स आते हुए दिख रहे हैं मॉल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, वहां पर फिनिक्स मिल्स, PVR और ट्रेंड जैसे स्टॉक्स पर दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। तो कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था, शानदार क्लोजिंग के साथ बंद हुई। अब देखना होगा कि ये सस्टेनेबिलिटी जो है मेंटेन रहती है या नहीं, सोमवार को हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुशल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। फटाफट देख लेते हैं डाउ जोन्स और नैस्डैक में कैसा कारोबार चल रहा है। ताजा अपडेट ले लेते हैं। यूएस मार्केट में कल भी तेज गिरावट थी, आज भी गिरावट के साथ कारोबार नजर आ रहा है। रेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। डाउ जोन्स 0.5% के लगभग नीचे कारोबार करता हुआ 153 अंक की गिरावट के साथ 32,862 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक में हालांकि हल्की तेजी 0.5% से ज्यादा की 79 अंकों की तेजी के साथ 13,193 पर नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स का क्या संकेत है हमारे बाजारों के लिए, बात करते हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी के साथ। अजय बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा शो पर आपका। आज हमारे बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं सर, मगर आज अमेरिका से जो संकेत मिल रहे हैं फिलहाल वो किस तरह के आप देख रहे हैं? क्यूज अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में चिंता का बड़ा कारण क्या है सर? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है कि तेजी से इकोनॉमी बढ़ेगी, बट क्या मार्केट्स ने उसको पहले ही पचा लिया है। तो अब थोड़ा सा वहां पे हम देख रहे हैं बिकवाली का दौर आ रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट का इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए दिख रहा है, और सरकार का बहुत बड़ा बोरोइंग प्लान है, क्योंकि उनका फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊंचाई पर है, और वहाँ पे वो बोरोइंग प्लान पूरा नहीं होते दिख रहा। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। चाहे फेड ने वेडनेसडे को बहुत क्लियर किया कि अगले 3 साल तक हम रेट्स नहीं बढ़ते देख रहे, बट वो एक ही दिन का मार्केट में उछाल आया, और फिर हमने देखा कल और आज दोनों फिर से वही करेक्शन का दौर है। तो मेरा ये समझना है कि ये ट्रांसिएंट है, थोड़े दिनों की बात है, और अगला उछाल आएगा जब आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में पहले वीक में जब इस तिमाही के कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएंगे, तब आप देखेंगे एक उछाल आते हुए। दूसरी बड़ी बात है कि यूएस का जो स्टिमुलस है उसके चेक्स अब लोगों के अकाउंट्स में पहुंच रहे हैं, और इस अगले 4-5 दिनों में लगभग $350 बिलियन लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे। और उसमें से 25 से 30% ओवरऑल पैसा मार्केट्स में उतरेगा, बिटकॉइंस और मार्केट्स में। तो वो संभालेगा दीपक जी मार्केट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए, और अगले हफ्ते के लिए मार्केट का आउटलुक बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा फटाफट से बात कर लेते हैं सोने चांदी की चाल की बात कर लेते हैं। किस तरह की सोने की चांदी की चाल है MCX पर फटाफट से देख लेते हैं। MCX पर गोल्ड का क्या हाल है।
तो 44,885 के भाव पर कारोबार करता हुआ एमसीएक्स पर गोल्ड और चांदी भी गिरावट के साथ 67,400 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सोने और चांदी दोनों में गिरावट। अब देखते हैं क्रूड के क्या हाल है। क्रूड लगातार गिर रहा है, $62 के नीचे भी आ गया था। आज थोड़ी तेजी है, $63 के आसपास, इनफैक्ट $64 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड 10 दिन में करीब $10 की टूट हमने देखी थी ब्रेंट में, लेकिन अब थोड़ा सा संभलता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन $63.86 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव फिलहाल कच्चे तेल की चाल एमसीएक्स पर। कुछ और बिजनेस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाने से अगर आपकी तबीयत खराब होती है और अस्पताल में एडमिट आप होते हैं तो इलाज का खर्च आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इडा ने इसकी जानकारी दी है। इडा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अगर कोविड का टीका लगाने से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो अस्पताल में भर्ती होने पर उसे पॉलिसी के नियम और शर्तों के मुताबिक कवरेज मिलेगा। दरअसल वैक्सीनेशन के चलते बीमार पड़ने पर कवरेज मिलेगा या नहीं, इसको लेकर काफी सवाल पूछे जा रहे थे। इसी को लेकर इडा ने स्थिति साफ की है। कोरोना महामारी के बीच एलआईसी ने बीमा धारकों के लिए खास ऐलान किया है। अब बीमा धारक मैच्योरिटी क्लेम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को देश में कंपनी के किसी भी ऑफिस में जमा कर सकते हैं। हालांकि एक्चुअल क्लेम पेमेंट केवल सर्विसिंग ब्रांच से ही जारी किए जाएंगे। कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा के लिए हर ऑफिस में स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है ताकि ग्राहकों को किसी भी ऑफिस में जाकर इससे संबंधित जानकारी मिल सके। खास बात यह है कि अगर बीमा धारक और पॉलिसी से दस्तावेज अलग अलग शहरों में हैं तो इन्हें अलग अलग शहरों में भी जमा किया जा सकता है। यह सुविधा ट्रायल बेसिस पर है जो 31 मार्च तक जारी रहेगी। भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के देशों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने कैरिबियाई देशों को बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन की खुराक मुहैया कराई। क्रिस गेल ने एक वीडियो संदेश में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और साथ ही उनका आभार भी जताया। क्रिस गेल ने अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो पीएम मोदी और भारत के लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will be seeing you soon. All right. Thanks again. Love and appreciate it. Thank you so much. क्रिस गेल से पहले वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, जबकि वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने उनके शहर जमैका में कोरोना की वैक्सीन मिलने पर भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा था।